मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उनके राजत्व सिद्धांत के बारे में जाना। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व तथा लगान व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन के भू राजस्व सुधार के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, राजकीय आय में वृद्धि कर सक्षम से सक्षम प्रशासन तथा सशक्त सेना का निर्माण करना। अपनी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था को लागू रखने, साम्राज्यवादी नीति को कार्यान्वित करने तथा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता थी और उसके लिए प्रतिवर्ष अपार धन की ज़रूरत थी। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही अलाउद्दीन ने राजस्व तथा लगान व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो एक तो ये का उद्देश्य था, राज्य की आय में वृद्धि करना और सशक्त सेना का निर्माण करना। दूसरा उद्देश्य था मध्यस्थों का अंत तथा धन के संकेंद्रण को रोकना। बर्नी के लेखन से अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधार पर प्रकाश पड़ता है। बर्नी के अनुसार सुल्तान की नीति का उद्देश्य यह था कि शक्तिशाली का बोझ कमज़ोर पर नहीं पड़े। अपने भू राजस्व सुधार के प्रथम चरण में उसने सभी प्रकार के भूमि अनुदान जैसे मिल्क, इनाम, वक्फ को खालिशा भूमि में तब्दील कर दिया। मतलब उन भूमियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया राज्य का। अब वह अधिकारियों को नगद वेतन देने लगा। मतलब एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधारों ने दिल्ली सल्तनत के वित्तीय ढांचे में एक प्रकार का रेडिकल परिवर्तन लाया, जिसका प्रभाव बहुत ही व्यापक था। अलाउद्दीन के समय भूमि अनुदान की प्रक्रिया सीमित रूप में यद्यपि चलती रही। उदाहरण के लिए मलिक कबूल नामक अधिकारी जो बाजार नियंत्रण से संबंधित था, उसे वेतन के बदले एक भूखंड प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बर्नी ऐसा कहता है कि उन अमीरों और कुलीनों को जिनके पास अपनी भू संपदा नहीं थी, अभाव के समय राशन पर अनाज प्राप्त होता था। तो इस तथ्य के द्वारा भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि अलाउद्दीन के समय भी महत्वपूर्ण कुलीनों की व्यक्तिगत जागीरें होती थी, किंतु अलाउद्दीन का मुख्य जोर भूमि अनुदान को खालिशा में परिवर्तित करने पर रहा और उसकी मुख्य दिलचस्पी नगद वेतन में ही रही। अतः भले ही सभी प्रकार के भू अनुदानों का अंत नहीं किया गया, किंतु उस प्रकार की भूमियों का प्रबंधन राज्य ने अपने हाथों में ले लिया। अब इस सुधार के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए। प्रथम, राज्य की आमदनी में वृद्धि हुई। दूसरा, राज्य के खजाने में इतना धन आने लगा कि अब एक सुसंगठित सैनिक ढांचा स्थापित किया जा सके। स्वाभाविक रूप से केंद्रीय शासक की सैनिक निर्भरता प्रांतीय गवर्नरों पर से कम हो गई। इससे क्या हुआ कि केंद्रीय शासन के अंतर्गत
इस प्रकार का सैनिक संगठन विकसित करना संभव हो सका जिसमें एक रूपता थी। और तीसरा इसका लाभ ये हुआ कि अब कुछ हाथों में धन का संकेंद्रण रुक गया। ठीक है ना, क्योंकि भूमि अनुदान को खालिशा भूमि में बदल दिया था। अतः जैसा कि अलाउद्दीन का मानना था कि इससे साम्राज्य में अशांति पैदा करने वालों पर नियंत्रण किया जा सका। सुधार के दूसरे चरण में अलाउद्दीन ने भूमि की माप कराई। भूमाप का एक स्वाभाविक परिणाम हुआ कि अब खुद मुकदम और चौधरी जैसे भू राजस्व के मध्यस्थों की जमीन पर भी कर लगा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के जो मध्यस्थ थे, इन्हें भू राजस्व वसूलने के बदले हकूक एक खोती के रूप में भू राजस्व का 10% मिलता था। इसके अलावा वह किसानों से भी किस्मत एक खोती नामक कर भी वसूलता था। अलाउद्दीन ने उनके हकूक एवं किस्मत एक खोती पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा ग्रामीण मध्यस्थों जैसे खुद मुकदम चौधरी, इनको भी अपनी भूमि पर राजस्व देना पड़ता था। कहने का मतलब है कि इस चरण में अलाउद्दीन ने मध्यस्थों की भूमिका समाप्त कर दी या फिर सीमित कर दी। बदले में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति पर बल दिया गया। फिर अलाउद्दीन ने भूमि पर भू राजस्व का निर्धारण करवाया जो सल्तनत काल में अधिकतम था। भू राजस्व की राशि कुल उत्पादन का 50% निर्धारित कर दी गई। भू राजस्व के निर्धारण में किसी क्षेत्र विशेष के औसत उत्पादन को आधार बनाया गया। भूमि के प्रत्येक इकाई पर कर निश्चित किया गया। भूमि पैमाइश में बिस्वा को इकाई बनाया गया। इस पद्धति को बर्नी ने मसाहत कहा है। मसाहत पद्धति कहा है। इससे भी कई प्रकार के लाभ हुए। पहला, राजकीय आय में स्थायित्व आया। दूसरा, अब भू राजस्व की वसूली में भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई। तीसरा, चूंकि भू राजस्व की राशि निश्चित कर दी, इसलिए कृषकों को कृषि उत्पादन में उत्प्रेरणा मिली, क्योंकि किसानों को निश्चित राशि चुकानी पड़ती थी, उससे ऊपर की राशि किसानों की होती थी। इसलिए कृषकों को कृषि उत्पादन में उत्प्रेरणा मिली। किंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष भी था। फसल नष्ट होने की स्थिति में भी किसानों को निश्चित भू राजस्व की राशि चुकानी पड़ती थी। उस स्थिति में किसान संकट में पड़ जाते थे। तो ये उनका इस पद्धति का नकारात्मक पक्ष था। वसूली को सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछाया गया। इनका राजस्व सुधार और बाजार नियंत्रण प्रणाली की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा उन्होंने न्याय और दंड व्यवस्था को कठोर कर राजस्व वसूली को सुनिश्चित किया गया ताकि राजज्ञा का उल्लंघन न हो। अधिकारियों के भ्रष्टाचरण पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान मुस्तक राज की नियुक्ति की गई। उसे राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जांच करने और वसूल करने का कार्य सौंपा गया। आमिल, कारकुन, पटवारी और राजस्व से संबंधित अन्य निम्न अधिकारियों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के कठोर उपाय किए गए।
उन्हें ईमानदार बनाने और रिश्वतखोरी से रोकने के लिए उनके वेतन बढ़ा दिए गए। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की राशि के अतिरिक्त घरी व चराई कर भी लगाया। अलाउद्दीन ने भूराजस्व को नकद के बदले अनाज में वसूलने को प्राथमिकता दी। अलाउद्दीन के राजस्व नीति की सफलता कर निर्धारण तथा कर वसूली का श्रेय नायब वजीर, जिसका नाम सर्फ काइनी, को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स मतलब लूट के माल में भी प्रचलित नियमों का उल्लंघन कर 4/5 भाग राज्य के लिए रखा तथा 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया। तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की भूराजस्व पद्धति ही आगे शेर शाह और अकबर की भूराजस्व पद्धति का मॉडल बनी।